नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान सदन के अंदर दो लोग घुस गए और इन दो लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दो लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दर्शक दीर्घा में छलांग लगा दी। इस दौरान इन लोगों ने स्मोक कैंडल जलाई और इसके बाद पूरी लोकसभा में धुआं हो गया। हालांकि बाद में इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। दोनों आरोपियों में से एक का नाम सागर बताया जा रहा है, वहीं दूसरे की जानकारी जुटाई जा रही है। ये लोग स्मोक कैंडल जूतों में छुपा कर लाए थे जो स्प्रे किया गया, उससे सुरक्षा कर्मियों को बारूद की गंध आई। इन दो विजिटर्स का मैसूर के सांसद का रेफरी पास बना हुआ था। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ करने पहुंची। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। सांसद मनोज कोटक और मलुक नागर ने इन दोनों युवकों को पकड़ा था। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की एक घटना संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के पास भी हुई, जहां पर एक 42 साल की महिला नीलम और 25 साल के अमोल शिंदे को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। ये लोग भी परिवहन भवन के बाहर पीले रंग की स्मोक कैंडल जला रहे थे। सदन में सुरक्षा चूक पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शून्यकाल के दौरान हुई घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तो सदन में मौजूद सांसदों ने बताया कि शून्यकाल चल रहा था और वो खत्म होने वाला था। अचानक से धड़ाम की आवाज आई। जैसे ही सांसदों ने ऊपर की तरफ देखा तो एक और ऊपर से कूद पड़ा, यानी पहले एक कूदा था, उसके बाद दूसरा कूदा। उसके बाद समझ आ गया कि इन लोगों का जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है। ये लोग यहां से जाने के बजाय यहां पर जंप करते नजर आए। 7 से 8 जो सांसद थे, इन लोगों ने इनको पकड़ लिया और फिर इन लोगों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। इसके अलावा आपको बता दें, सदन के बाहर से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। यहां पर 2 लोग बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि 6 लोग थे जिन्होंने यह पूरी साजिश रची थी। एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, इसी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, संसद की सुरक्षा में जो चूक का मामला है उससे जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में आपको बता दें, चारों आरोपी रुके हुए थे। यह खबर निकलकर सामने आई है। तो गुरुग्राम में ये चारों आरोपी रुके हुए थे। हिसार के विक्की शर्मा के ये दोस्त हैं आरोपी जो हैं, और पुलिस ने विक्की शर्मा को भी हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर है। गुरुग्राम में ये 4 आरोपी रुके हुए थे और इनमें से एक जो महिला जो बाहर प्रदर्शन कर रही थी वो भी हरियाणा की ही बताई जा रही है। और अब ये निकलकर सामने आया है कि ये जो आरोपी थे वो गुरुग्राम में रुके हुए थे और जो विक्की शर्मा नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है उसके ये दोस्त बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने विक्की शर्मा को भी हिरासत में ले लिया है।
तो आज संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उससे जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। और विक्की शर्मा नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि हिसार है, उसके ये दोस्त बताए जा रहे हैं आरोपी। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं। और मध्य प्रदेश में नए सीएम और दोनों नए डिप्टी सीएम ने आपको बता दें शपथ ले ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद अब सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों का भी ऐलान कर दिया गया। तीनों राज्यों के ऐलान होने के साथ ही बीजेपी ने सभी राजनीतिक गणित और सियासी कयासों को धराशाही कर दिया। मध्य प्रदेश में सीएम पद पर मोहन यादव का ऐलान किया गया और साथ ही जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम और राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे। आज मध्य प्रदेश के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नई सरकार के राज तिलक को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया। उज्जैन दक्षिण से विजय विधायक मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में अब राज तिलक हो चुका है, ताजपोशी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सीएम और 2 डिप्टी सीएम की ताजपोशी के दौरान समारोह के दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करी भारतीय जनता पार्टी ने और इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि सीएम बनेगा कौन। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से राज करते नजर आएंगे? लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चौंकाया और जिस तरह से राजस्थान में चौंकाया। अब शपथ ग्रहण होने के बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश की नई सरकार में कौन कौन ऐसे विधायक होंगे जो कि मंत्री के तौर पर नजर आएंगे, मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि 30 से 35 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि इन सभी को संतुष्ट करना है। और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने भी शपथ ग्रहण की। भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। भारी भीड़ यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की देखने को मिली। रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सीएम विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के
मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णुदेव साय को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने शपथ दिलवाई। छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो सीएम के बाद विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। कवर्धा विधायक विजय शर्मा की अगर बात की जाए तो शपथ लेने के बाद अरुण साव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। अरुण साव की अगर बात की जाए तो 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बने थे। इस बार लोरमी विधानसभा से उनका जो टिकट था वो थमाया गया उनको। साव ने जीत हासिल की और उनका पुरस्कार जो है उनको मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, राजस्थान में देखने को मिला है। यानी जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो इस पूरे सीएम और डेप्यूटी सीएम, इसके अलावा स्पीकर के पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तीनों राज्यों में तो उससे साधने की कोशिश की गई है। तो 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मिशन 2024 में जुट गई है और इससे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों पर विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने नवंबर में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजे इस महीने दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किए गए। 5 में से हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की और तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरों को मौका दिया गया है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। लोकसभा चुनाव की आंतरिक बैठकों में जेपी नड्डा ने 35 करोड़ वोटरों का टारगेट सेट किया है। साल 2019 में बीजेपी को लगभग 22 करोड़ वोट मिले थे। ये लक्ष्य यूं ही हवाई नहीं है, बल्कि इसके लिए बीजेपी ने ज्यादातर जिला कार्यालयों में 300 से ज्यादा कॉल सेंटर बनाए हुए हैं, जो कि इस पर काम कर रहे हैं और जिले के कार्यकर्ता और विधायक जनसंपर्क इस पर बना रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जब अगले साल लोकसभा चुनाव का अभियान औपचारिक रूप से शुरू होगा, तब तक पार्टी पूरे देश में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को गोलबंद करने का काम पूरा कर चुकी होगी। तो मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो इस बार बहुत ज्यादा टेढ़ी नजर आ रही है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया अगली बैठक की तारीख में ये तय करेगा कि किस तरह से अब आगे की रणनीति पर आगे बढ़ना है, तो वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरा खाका पहले से ही तैयार कर लिया है। 3 राज्यों में मिली जीत पार्टी का ट्रायल रन था और अब आगे की रणनीति इसी पर चलने की नजर आ रही है। और अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। नए कानून लाने की तैयारी की जा रही है।
15 दिसंबर से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से कई अहम विधेयक लाए जाने की तैयारी है। एक तरफ जहां अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार मंदिरों के लिए नया कानून ला रही है, जिसमें जिस गांव के अंदर 20% से कम हिंदू होंगे वहां के मंदिरों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। इसके लिए जिले में बोर्ड बनाकर डीसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है। तो वहीं निजी कॉलेजों की मनमानी रोकने के लिए सरकार संशोधित विधेयक लाने की तैयारी में है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने बताया कि निजी कॉलेजों में अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए और नई शिक्षा नीति को लागू करने की दृष्टि से ये विधेयक लाया जा रहा है। इसके तहत निजी कॉलेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने और उसकी सदस्यता रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है। मंदिरों को लेकर जो कानून लाने की तैयारी में सरकार है, उसकी बात करें तो 12 जिलों के मंदिरों की हालत को देखते हुए उनके देखरेख की जिम्मेदारी सरकार स्वयं लेगी। राज्य के गृह विभाग ने इस विधेयक को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। ये फैसला सरकार उन जिलों के लिए ले रही है जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है। सरकार ये विधेयक आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। हम आने वाले सेशन में नए विधेयक लेके आ रहे हैं जो मनमर्जी से अपने जो प्राइवेट सेक्टर में जो करते हैं शिक्षा में उनको रोकने के मनमर्जी के लिए विधेयक लाने वाले हैं, जिसकी पेनल्टी 10 लाख से 1 करोड़ तक की है। मनमर्जी से कोई अपने बच्चों के एडमिशन की बात है, दूसरी अनियमितता है, उन सबको रोकने के लिए जल्दी एक विधेयक ला रहे हैं। जो सरकार के नियम कानून बनाए हैं उनको कोई लागू नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर में कोई एक कोताही बरता उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, सख्ती के साथ करेंगे और नई शिक्षा नीति जो हम लाने वाले हैं 2025 तक पूरी करनी, उसको जल्दी पूरा करने का इन सबको हमें करना पड़ेगा, तभी उस नीति को लागू। तो कई महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहम मंदिरों के लिए जो कानून बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए जो विधेयक पेश करने की तैयारी है उसकी अगर बात करें तो जिस गांव में हरियाणा के अंदर 20% से कम हिंदू होंगे वहां के मंदिरों की जिम्मेदारी सरकार खुद अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए जिले में बोर्ड बनाकर डीसी को जिम्मेदारी देगी। सरकार 12 जिलों के मंदिरों की हालत को देखते हुए उनके देखरेख की जिम्मेदारी स्वयं उठाएगी। राज्य के गृह विभाग ने इस विधेयक को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। यह फैसला सरकार उन जिलों में ले रही है जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है। और हरियाणा कांग्रेस इस समय ज्यादातर देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हावी नजर आ रही है हरियाणा सरकार पर। कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। यानी अब उस हार को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से फोकस कर रही है कि हरियाणा में आगामी जो चुनाव होने हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के, उन पर फोकस किया जाए और इसके लिए जो मुद्दे हैं क्षेत्रीय, उनको बेहतर तरीके से उठाया जाए। रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर निशाना साधा, तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी तंज कसा। इसके अलावा राजस्थान के नतीजों को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये आज किसान परेशान है और कोई भी बदहाल ना महसूस मिलता किसान को। इसी प्रकार से गरीब आदमी और इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। इसी वजह से ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, काम नहीं करती, कुछ अखबारों में दिखती है, चलती दिखती है ये। वहीं उचाना में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हरियाणा विकास के मामले में पीछे रह गया। हरियाणा आगे गया तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में गरीब किसानों के अधिकारों को मारना, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम गठबंधन सरकार ने किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि क्या ये गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं बल्कि ये तो भ्रष्टाचार का ठगबंधन है। 5100 रुपए पेंशन, 75% प्राइवेट क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने का आरक्षण, इनमें से कोई भी वायदा जननायक जनता पार्टी पूरा नहीं करवा पाई। गरीब आदमी को पोर्टल के जाल में उलझाकर उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम सरकार ने किया है। देश में सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा में, और ये जो गठबंधन है ये गठबंधन नहीं है तो भ्रष्टाचार का ठगबंधन है। क्योंकि इन्होंने कहा था 5100 बुढ़ापा पेंशन पे गठबंधन, इन्होंने कहा था 75% सरकारी 75% प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन पे गठबंधन। ना तो 75% फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन लागू करा पाए, ना 5100 बुढ़ापा पेंशन आई। तो ये गठबंधन तो केवल भ्रष्टाचार के आधार पे
गठबंधन हुआ था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए जेजेपी वहां गई थी और महकमे आपस में बांट के कैसे कौन किस महकमे से हरियाणा की जनता को कितना लूटेगा, इस आधार पर गठबंधन हुआ। आज हर महकमे में, चाहे खनन की बात हो, चाहे शराब महकमे की बात हो, एक्साइज की हो, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, हर महकमे में भ्रष्टाचार चरम पे है आपके सामने। और गरीब आदमी को पोर्टल के जाल में उलझा के सरकार ने उनके अधिकारों से उनको वंचित रखने का काम किया। तो ये बयानबाजी काफी तेजी से हो रही है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें तेलंगाना के अलावा कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है और इसी वजह से अब लगातार हरियाणा पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव तो हैं ही, इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी हैं और इन्हीं को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। और कांग्रेस लगातार ये जवाब दे रही है कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में हरियाणा से लगते हुए जितनी भी सीटें हैं वहां पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा कांग्रेस हार को भुलाते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट रही है। इस बयानबाजी से साफ हो रहा है क्षेत्रीय मुद्दों को बेहतर तरीके से अब उठाया जा रहा है। और अब बात करते हैं उचाना की, जहां पर सरकारी स्कूल की अगर बात की जाए तो कुछ छात्राओं ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे प्रिंसिपल के ऊपर। अब इस मामले में एसआईटी की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। हरियाणा के जींद के उचाना में एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़, गंदी हरकतें करने के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट के आधार पर अब कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। हालांकि पुलिस के हाथ अभी कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं लगा जिससे साबित हो कि प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ यौन शोषण किया या फिर प्रिंसिपल की प्रताड़ना की वजह से किसी छात्रा ने सुसाइड किया हो। इस मामले में एसआईटी इंचार्ज आईपीएस दीप्ति गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है। स्कूल में जितनी भी छात्राएं थी सभी की काउंसलिंग की गई। 6 छात्राओं के आईपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कर सबमिट किए गए। इस केस के अंदर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की गई है, इसके अंदर डिटेल्ड काउंसलिंग की गई है सभी छात्राओं की स्कूल के। ये काउंसलिंग जो है सभी हायर पुलिस अथॉरिटीज ने, जिसमें माननीय एडीजी सर हिसार रेंज, एसपी जींद सर और एसआईटी जो गठित हुई थी उसके मेंबर्स ने डिटेल्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन की है और काउंसलिंग की गई है सभी विक्टिम्स की और जो भी अन्य छात्राएं भी थी स्कूल की उनकी भी। और इसके अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके लोगों ने भी काउंसलिंग की है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उनके लोगों ने भी इसमें काउंसलिंग की है और एग्जामिनेशन किया है विक्टिम्स का। और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अभी भी ऑनगोइंग है। और जो इसमें विक्टिम्स थे उसका 164 सीआरपीसी के अंदर जो स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे होता है वो भी कराया गया है और हर तथ्य को सामने लेते हुए इन्वेस्टिगेशन की गई है और आज इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर चार्जशीट जो है माननीय कोर्ट में सबमिट कर दी गई है, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मेन चार्ज क्या लगेगा? मेन चार्ज ही पॉक्सो इसमें लगा हुआ है, 8 और 10 पॉक्सो। एसआईटी इंचार्ज ने बताया कि उचाना के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं की तरफ से प्रिंसिपल के खिलाफ 5 पेज की शिकायत का एक पत्र राष्ट्रपति, महिला आयोग, राज्यपाल को भेजा गया था। इसके बाद राज्य महिला आयोग ने जांच की और 4 नवंबर को आरोपी प्रिंसिपल करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन के रिमांड के बाद प्रिंसिपल को जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, महिला आयोग द्वारा अलग अलग मामले की जांच की गई और स्कूल में सभी छात्राओं से व्यक्तिगत तौर पर अकेले में बात की गई और काउंसलिंग की गई, साथ ही बयान दर्ज किए गए। तो बड़ी बात यह है कि इस पूरी जांच के बाद और जो एसआईटी इंचार्ज ने बताया है उनकी तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि जो भी उनको तथ्य मिले हैं उसमें कथित तौर पर दुष्कर्म या कथित तौर पर किसी ने आत्महत्या की है, यह बात प्रिंसिपल के जरिए सामने नहीं आई, यानी प्रिंसिपल का इसमें दोष नहीं बताया गया है। हालांकि यह कह दिया गया है कि चार्जशीट पेश कर दी गई है। अब कोर्ट की तरफ से देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है जब इस पूरे केस का ट्रायल चलेगा। तो दिन भर की ये वो तमाम खबरें रही जो सुर्खियों के तौर पर छाई रही। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।